हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। अनुभाग 7.3 परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, परागण किन में होता है? पौधों में होता है ना। पौधे जो हैं परागण विधि द्वारा जनन करते हैं। निषेचन किन में होता है? सभी बाकी जीवों में। ठीक है ना। बाकी सभी जीवों में क्या होता है? निषेचन होता है। अब जो परागण होता है उसे किसे बोलते हैं परागण? जब किसी फूल के परागकण किसी अन्य फूल के या उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएं, उसे हम परागण कहते हैं। ठीक है। और निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संयोग निषेचन कहलाता है। जो परागण है वो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है। निषेचन भी दो प्रकार का होता है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आपको शायद ये नहीं पता होगा, जो कुत्ता बिल्ली बंदर है उनमें अंतः निषेचन होता है, मनुष्य में अंतः निषेचन होता है। जितने जलीय जीव हैं लगभग सभी में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो परागण है वो जनन प्रक्रिया का पहला चरण होता है, फर्स्ट चरण है। और जो निषेचन है वो जनन क्रिया का सेकंड स्टेप होता है, सेकंड जो क्रिया है ये। और क्या ध्यान रखना, परागण के लिए एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे हवा है, कीट है, तभी तो इधर से उधर परागकण जाएंगे। परंतु निषेचन के लिए बाहरी एजेंटों की आवश्यकता नहीं होती। बस कैसे होता है इसमें कि जो बाहरी कारक है उनकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। ठीक है ना। लिख लेते हैं इस बार एक बार। देखिए, ये सब पॉइंट मैंने यहाँ सारणी में लिख दिए। वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। में होता है जिनमें पुष्प आते हैं ऐसी में परागण होता है। निषेचन प्रक्रिया पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जीव में होती है, जानवर है, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं। जो परागण होती है वो जनन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, और जो निषेचन है वो जनन प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। आपने क्या ध्यान रखना, परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन भी दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन लगभग सभी जलीय जीवों में होता है। आंतरिक निषेचन बाकी सब मनुष्य, बिल्ली, बंदर, कुत्ता है, पक्षी है, कीड़े और अन्य जानवर हैं, इनमें इनके बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है परागण के लिए। और इसमें बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। निषेचन के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती, नर और मादा स्वयं जो है वो निषेचन कर सकते हैं। ठीक है। शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय से शुक्राशय जो द्रव है वो स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? शुक्राशय से शुक्राशय द्रव स्रावित होता है। इसमें वीर्य का लगभग 60% भाग होता है। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। ये क्या काम करता है? शुक्राणुओं का पोषण करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं का पोषण करता है। और जो शुक्राणु तैरते हैं, गति करते हैं, उनको माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? शुक्राशय ग्रंथि शुक्राशय द्रव स्रावित करती है जिसमें वीर्य का 60% भाग होता है। इस शुक्राशय द्रव में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। और शुक्राणुओं को गति करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। ग्रंथि जो द्रव स्रावित करती है उसमें वीर्य का लगभग 30% भाग होता है। कितना होता है इसमें? 30% भाग। इसका मेन काम होता है शुक्राणुओं को उत्तेजित करना। शुक्राणुओं को उत्तेजित करना, तभी वो गति करेंगे। और दूसरा काम क्या होता है? ये मूत्र की अम्लता को समाप्त करती है, क्योंकि अगर एसिड बनेगा, अगर बाथरूम के अंदर मूत्र के अंदर एसिड बनेगा तो शुक्राणु मर जाते हैं। ठीक है। क्या होता है? इससे शुक्राणु मर जाते हैं। तो ये क्या काम करता है? जो इसका एसिड जो है, अम्लता का जो गुण होता है उसको समाप्त करता है। कौन?
जो प्रोटेस्ट ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव है वो मूत्र में जो एसिडिटी होती है उसको खत्म करता है, जिससे उस शुक्राणुओं की रक्षा होती है, शुक्राणु उससे सेफ हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये सब मैंने आपको बताया। शुक्राशय की भूमिका, शुक्राशय में शुक्राशय द्रव का स्राव होता है, इसमें वीर्य का 60% भाग होता है। इस द्रव में अनेक प्रोटीन होते हैं, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उनकी गति के लिए उन्हें माध्यम तरह कार्य करता है, तभी वो गति करेंगे जब वहां द्रव पदार्थ होगा। और प्रोटेस्ट ग्रंथि के क्या कार्य है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके द्वारा स्रावित द्रव में वीर्य का 30% भाग होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करके उन्हें उत्तेजित करता है, ये ध्यान रखना, उन्हें उत्तेजित करता है, और मूत्र की अम्लता को समाप्त करके शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि के कार्य हैं। थर्ड देखिए, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। लैंगिक परिपक्वता आती है, उस समय लड़कियों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या ध्यान रखना, का आकार बड़ा हो जाता है, उनके कूल्हे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनका केश विन्यास बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना, बाल बड़े हो जाते हैं ना। चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं। ठीक है, चेहरे पे क्या हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। हाथ पैर पर जो है ना महीन रोम आ जाते हैं, हाथों पैरों पे रोंगटे आ जाते हैं। ठीक, जनन चक्र प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, जनन चक्र प्रारंभ हो जाता है। जनन अंगों पर और कांछों में बाल उगने लग जाते हैं। ठीक, और विपरीत सेक्स की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। बहुत सारी भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, माइंड चेंज होता है, और लड़कियों का लड़कों की तरफ और लड़कों का लड़कियों की तरफ आरक्षण जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। यौवनारंभ लैंगिक परिपक्वता के प्रारंभ होने का संकेत होता है। इस समय में लड़कियों के शरीर में विशेष परिवर्तन आते हैं जो निम्न है। स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, जनन अंगों के आसपास और कांच में बाल उगने लगते हैं, हाथ पैरों पर महीन रोम आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, त्वचा तैलीय हो जाती है तथा मुंहों पर मुहासे निकलने लग जाते हैं। जनन चक्र प्रारंभ हो जाता है, फूलों का आकार बढ़ जाता है। अनेक भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जैसे विपरीत सेक्स के लिए आकर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार होता है। गर्भस्थ शरीर का पोषण जो है वो किस प्रकार मिलता है, कैसे होता है। देखिए, माँ के शरीर से एक नलिका निकलती है। ठीक है, इसे अपरा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसे, अपरा या प्लेसेंटा। ये गर्भाशय में धसी होती है, तस्त्री के आकार की होती है और गर्भाशय में धसी होती है। कहाँ धसी होती है, ये गर्भाशय में धसी होती है, और गर्भाशय में धसकर वहां से पोषक तत्व एकत्रित करके गर्भस्थ शिशु को प्रदान करती है। उनमें रिक्त स्थान होता है, और कैसे होते हैं इनके रिक्त, माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होता है, और प्रवर्ध जो होते हैं वो भ्रूण की तरफ होते हैं, और प्रवर्धों को आच्छादित कर देते हैं, और वह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो जो उसको इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो प्रदान करती है। और इसी तरह से अपरा का अगर कार्य आपसे पूछा जाए तो उसको पोषण करती है, और उससे जो है उत्सर्जित पदार्थ जो है उसके शरीर से बाहर निकालती है। ये भी आपने ध्यान रखना। अपरा क्या होती है, माँ के शरीर से गर्भस्थ शिशु को जोड़ने वाली नलिका अपरा कहलाती है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण रुधिर से प्राप्त होता है। ठीक है, रक्त के माध्यम से, क्योंकि रक्त में घुल के पोषक तत्व जाते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण एक रस्सी जैसी संरचना के साथ अपरा के माध्यम से जुड़ा होता है। अपरा तस्त्री की आकृति का उत्तक होता है, जो गर्भाशय की भित्ति में धंसा होता है। माँ के शरीर से पोषक तत्व अपरा के माध्यम से भ्रूण में प्रवेश करते हैं। माँ माँ के उत्तकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं।
वह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको क्या बताया था, गर्भस्थ शिशु किस प्रकार मां के शरीर से पोषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग करती है तो क्या वह यौन संचारित रोगों से रक्षा करती है? दोस्तों, कॉपर्टी क्या होती है? कॉपर्टी होती है कॉपर की, तांबे की टी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, इसको गर्भाशय में रोपित किया जाता है। हाँ, किया जाता है, गर्भाशय में रोपित किया जाता है ताकि शुक्राणु और अंडाणु आपस में ना मिल सकें। मिलकर जाता है ताकि शुक्राणु और अंडाणु का संयोग ना हो। ठीक है, तो कॉपर्टी का काम क्या है? शुक्राणु और अंडाणु को रोकना। ठीक है ना, तो ये यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करती है, केवल ये गर्भ निरोधक की एक युक्ति। ठीक है, क्या है ये? केवल एक गर्भ निरोधक की युक्ति है, ये यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करती। आगे यहाँ पे देखिए, नहीं, कॉपर्टी किसी भी अवस्था में महिला की यौन संक्रमित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि यह केवल एक गर्भ निरोधक की युक्ति है। गर्भ निरोधक युक्तियां केवल गर्भ धारण से बचाव करती। ठीक है, ये हमारा अनुभाग यहाँ 7.3 बच्चों समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी।